हिल्स डायरी देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज की वीडियो होने जा रही है कंवर चंद्र कुंवर बरतवाल जी के बारे में, और ये भाग 2 होगा जिसमें कि मैं बातचीत करूंगा श्री गंभीर सिंह बरतवाल जी से, जो कि अध्यापक रह चुके हैं और कंवर चंद्र कुंवर बरतवाल जी के भतीजे हैं। उनसे जानेंगे कंवर चंद्र कुंवर बरतवाल जी के बारे में काफ़ी कुछ। तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं उन खास पलों की तरफ। मैं हूँ मालकोटी गांव में, जो कि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का पैतृक गांव है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहाँ उनकी प्रतिमा पीछे आप देख पा रहे होंगे स्थापित हुई है। तो मेरे साथ हैं श्री गंभीर सिंह बरतवाल जी। तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, यहाँ पर जिस परिवेश में वो रहे थे, जिस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। यहाँ से काफ़ी दूर नागनाथ में उन्होंने पढ़ाई की। तो उस समय का थोड़ा आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि किस प्रकार का यहाँ का जो भी एम्बियंस था, वातावरण था, कैसा था, कितना कठिन था उस समय पढ़ाई करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप सब लोगों को नमस्कार। और हम जिस स्थान पे इस समय बैठे हुए हैं, यही चंद्र कुंवर बरतवाल की जन्मस्थली है। इसी स्थान पे उनका जन्म हुआ था सन 1919 के 20 अगस्त बृहस्पतिवार को 5 गते भाद्रपद को। ठीक, वो बचपन से ही बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उनके पिताजी जो है हमारे दादाजी नागनाथ में उस समय हेड मास्टर थे, और वो यहाँ से उसके बाद वहाँ गए। वहाँ से उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की। प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उड़ा मांडा से फिर वो मेसमोर पौड़ी से उनकी शिक्षा हुई। वहाँ से वो उन्होंने ग्रेजुएशन जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और एमए में जैसे ही उन्होंने एडमिशन लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो अकस्मात उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। वो जरा क्षय रोग से पीड़ित हो गए। तो उसी समय फिर भी वो अध्ययन करते रहते थे अपना कार्यक्रम। जो उनकी किताबें थी उनमें उनकी बचपन से रुचि थी। बचपन में जब वो विद्यार्थी थे तो उस समय भी उनके लेख जो है छोटे छोटे पत्रिकाओं में या लेख वो छापते रहते थे। उसके बाद वो अगस्त्यमुनि में आए। अगस्त्यमुनि में उस समय वो संस्थापक प्रधानाचार्य थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कार्यकाल किया, लेकिन कुछ वहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ से या उनकी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। वो पवालिया चले गए। पवालिया जो है वो भिरी के पास है, वो उनकी कर्मस्थली है। क्योंकि मुझे ज़्यादा केवल ये अपनी दादी जी से मैंने सुना है, क्योंकि उनके मरने के 4-5 साल बाद को मेरा जन्म हुआ था। तो पवालिया में जो हमारा मकान था वो दोनों नदियों के बीच में है, एकदम संगम पे है। और उस मकान के नीचे संगम के थोड़ा ऊपर एक पत्थर है। तो दादी जी बताती थी कि वो उस पत्थर पे जाते थे और वहाँ पर अपनी जो कविताएं हैं वो लिखा करते थे। उसके सामने, ठीक उस पत्थर के सामने एक झरना बहता है, जले गांव के नीचे वो झरना बैठता है। उसी के सामने वो बैठ करके अपनी किताबें लिखा करते थे। काफ़ी समय लिखा है उन्होंने, पूरी किताबें लिखी थी। लेकिन अपने जीवन काल में वो अपनी रचनाओं का ये प्रकाशन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ पारिवारिक स्थिति थी, कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी उस ज़माने में, और फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो कुछ समय के बाद 14 सितंबर को 1947 में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले, जैसे हमारे दादी जी बताते हैं कि उनको भारत सरकार का एक पत्र आया था, और वो शायद कहीं किसी प्रांत के गवर्नर घोषित किए गए थे। तो उन्होंने कहा अपनी माता जी को, हमारे यहाँ जिया बोलते हैं उनको, कि जिया ये देख, अब मैंने क्या कहना, ये पत्र मेरा वास्ता नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिन अब पूरा होगी ना, मैं जान बोल छूँ। और उन्होंने पत्र फाड़ दिया। इससे पहले क्या हुआ कि वो अनमैरिड ही मरे। परिवार वालों ने उनसे बहुत जोर किया कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। उनके पिताजी ने कहा, गांव में जो हमारे अन्य बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं गांव के, सभी लोगों ने कहा, भाई तुम शादी कर लो कुंवर, क्यों नहीं शादी करते हो, 28 साल के हो गए हैं। तो जब सारे लोगों ने जोर किया, तब उन्होंने कहा, यहाँ पर बैठो और मैं एक बात कहता हूँ, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसका बाप ये लिख के देगा कि मेरे बाद वो अपनी लड़की का जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा, ऐसे क्या बात है। तो उस समय उन्होंने बता दिया था कि इतने तारीख और इस टाइम मेरी मृत्यु है।
अच्छा। और जब उन्होंने ये बातें कही तो उन्होंने कहा भाई अब अगर मेरे इतने के बाद भी अगर आप लोग शादी करते हैं तो कितनी बहुत गलत बात होगी, किसी के साथ धोखा है। ऐसा मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी आप करो। तो उसके बाद जो है उनकी शादी नहीं हो पाई और नहीं की उन्होंने शादी। कुछ समय बाद उसी के करीबन 3-4 साल के बाद सन 47 में वो परलोक सिधार गए। अच्छा, तो बर्तवाल से एक और बात जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बार मैंने देखा है कि यहाँ पर उनकी जयंती मनाई जाती है, काफ़ी सारे नेता भी आते हैं, बड़े अधिकारी भी आते हैं और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि इनका म्यूजियम बनाया जाएगा। पंवालिया में उनका एक अच्छा सा म्यूजियम बनाया जाएगा जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम जो 3 वर्ष गुजारे थे तो वो म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि प्रत्येक साल 14 सितंबर को जब भी व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी भी माध्यम में जो भी फ़ोटो आती हैं तो वो खंडर के रूप में आती हैं। तो क्यों नहीं हो पाए इसमें काम, धरातल पर क्यों नहीं हो पा रहा है काम? अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म उनसे जब उनके देहावसान हो गया उसके 4-5 साल के बाद मेरा जन्म हुआ और जब मैं 9th में पढ़ता था उस समय हमारे पिताजी का देहावसान हो गया, पिताजी की भी डेथ हो गई। हम छोटे छोटे रहे बिल्कुल। मेरे एक बड़े भाई हुआ करते थे बलवीर सिंह बर्तवाल, लेकिन उनकी भी 28 साल में मृत्यु हो गई और हम छोटे अनाथ छूट गए। तो हम लोगों को इस चीज़ का कोई इतना बड़ा ज्ञान तो था नहीं, केवल दादी जी से बताते थे उन्हीं का। जब दादी जी भी चले गए तो इतना कुछ ज्ञान रहा नहीं। उसके बाद हमारी भी शादी हुई, बच्चे हुए, तो काफ़ी बड़े जब सयाने हम हो गए अपने सर्विस के दौरान तब लोगों से संपर्क हो पाया। लोगों ने कहा भाई तुम्हारे यहाँ पर कुछ होगा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रह चुका था उस समय तक। फिर उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ अगस्तमुनि में, ये आपके पदम सिंह गुसाई, डॉक्टर उमा मैठाणी और आपके प्रताप सिंह पुष्पाण, जो के सबसे मुख्य थे इसमें प्रताप सिंह पुष्पाण, उन्होंने जो है अगस्तमुनि में एक बहुत बृहद कार्यक्रम किया। तो उन्होंने वहाँ मुझको भी बुलाया, मैं उस कार्यक्रम में भी गया। उसके बाद एक पंवालिया में कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी मैं गया। तो वहाँ पर जैसा कि आम आजकल है, सभाएँ होती हैं, भाषण होते हैं, घोषणाएँ होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। उसके बाद भी हमें भी इतनी कोई जिज्ञासा थी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद श्री ओम प्रकाश सेमवाल, अध्यक्ष कलश संस्थान रुद्रप्रयाग, वो और जगदम्बा चमोला हमारे घर में आए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप इस परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों को जो है कुछ करना चाहिए। हमारे गांव के 10-12 परिवार हैं हम यहाँ पर मालकोटी में, सारे लोग उस दिन इकट्ठा हुए। तब जाके ये प्रोग्राम बना कि 20 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाएगा। फिर हम लोगों ने उस समय से एक कार्यक्रम शुरू किया और आज उन्हीं की बदौलत, मैं तो यही कहूँगा सबसे ज़्यादा ओम प्रकाश सेमवाल की बदौलत जो है आज यहाँ पर है। उससे पहले यहाँ पर एक आशा नोटियाल जी ने, जब वो विधायक रही थी पहली बार, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की भाई कि ऐसी सी बात है। तो उन्होंने एक यहाँ पर भवन जो पुस्तकालय के रूप में यहाँ पर ये दिया, उसके लिए उन्होंने पैसा दिया। तो हमारे लोगों द्वारा वो भवन बनाया गया है, लेकिन उसमें पुस्तकालय नाम की, जैसे पुस्तकालय होता है केवल नाम का है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई। और ना हमने कई लोगों से कहा कि भाई इसके लिए फर्नीचर वगैरह, किताबें, ताकि लोग आ जा सकें, बैठें, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद ऐसा होता था कि जैसे आप लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, कई बच्चे यहाँ रिसर्च वाले आए, तो हमको उस समय इतनी शर्म लगती थी कि जब वो आते थे कि कहाँ पर है साहब उनकी जन्मस्थली, तो यहाँ पर न तो कुछ था। फिर हम लोगों ने, गांव वालों ने, सब ने इकट्ठा हुए, हमने सोचा भाई कि देखो जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो एक मंच होना बहुत आवश्यक है। तो सारा लोगों ने, भाई बंधुओं ने मिल करके यहाँ पर एक मंच बनाया। मेरा जो छोटा भाई है करमवीर बर्तवाल, वो मूर्तिकार है, लखनऊ में अभी भी सेवारत है, और उसने ये मूर्ति बनाई। हमने उसको कहा भाई ये मूर्ति हम तो खरीद नहीं पाएंगे कहीं से, लेकिन जब हमारे पास कलाकार है तो इस मूर्ति को बनाएगा। फिर उसने वो मूर्ति बनाई और 2017-18 में जो है इस मूर्ति की स्थापना गढ़ गौरव श्री नयन सिंह नेगी जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित हुई। और उसके बाद फिर 100वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई, जिसमें कि हमारे वर्तमान विधायक श्री मनोज रावत जी का पूर्ण आर्थिक सहयोग रहा। और लेकिन जहाँ तक जन्मस्थली में तो ये इतना काम हो चुका है,
लेकिन जहाँ तक कर्मस्थली की बात है वहाँ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। वहाँ के आप मकाने देखेंगे, इतना खंडर हो चुका है जिसका कोई हद नहीं। जब हमने वो स्थान एग्रीकल्चर विभाग को दिया था तो उस समय यही था कि भाई यहाँ पर चंद्र कुमार बर्तवाल के नाम से आप कुछ न कुछ करेंगे। तो वहाँ उस समय के जो जिला कृषि अधिकारी चमोली थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था मेरे को कि आप निश्चिंत रहिए, उनके नाम से कुछ न कुछ होगा। लेकिन रुद्रप्रयाग जिला बनने के बाद जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मात्र 25-30 किलोमीटर की दूरी पर पवलिया है। लेकिन आप उस फार्म की स्थिति देखेंगे तो वहाँ अंदर जाने के लिए ऐसी झाड़ियाँ हो गई, फार्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। चंद्र कुमार बर्तवाल का भवन तो खंडर हो ही गया, लेकिन विभाग ने जो एक दो भवन वहाँ पर बनाए थे वो भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में है। एक चौकीदार उनका वहाँ पर रहता है, वो भी बेचारा क्या करे, अकेला चौकीदार। और विभाग की वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो सारी ज़मीन अब धीरे धीरे बंजर पड़ने लग गई। आज तक काफ़ी उत्पादन होता था वहाँ, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है, जब उस समय आसन उटाल जी विधायक थी, मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैंने कहा विधायक जी ये जगह जो है बिल्कुल बेकार होने लग गई, कृपया आप इस पर ध्यान दें। और वर्तमान में हमारे गढ़वाल मंडल में कहीं भी एग्रीकल्चर की पढ़ने की लोगों को कोई सुविधा नहीं है। हाई स्कूल के बाद लोगों को या तो मेरठ, मुजफ्फरनगर या तो पंतनगर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों की इतनी आर्थिक स्थिति है नहीं कि हम पंतनगर अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे। हमने कहा इंटर जब मैक्यूटी कर सकते हैं तो BA या MA या यहाँ पर जो है एक डिग्री कॉलेज खुल जाए। तो उन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया, प्लान भी बनाया उन्होंने, शायद बताया था उन्होंने कि मैंने प्लान बना दिया, लेकिन नहीं हो पाया वो। आज उसकी स्थिति ऐसी है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में वो और का। तो दर्शकों को हम ले जाएंगे इसके बाद पवलिया के भी दर्शन करवाएंगे जहां पर उन्होंने अंतिम क्षण गुजारे थे, और वहां पर दिखाएंगे जैसे कि बर्तवाल जी कह रहे हैं कि वहां की इतनी जीर्ण शीर्ण स्थिति है। कृषि विभाग को भी सूचित कर दिया गया था, उस समय जो कृषि अधिकारी थे उनको भी बता दिया गया, उन्होंने भी सांत्वना दी। लेकिन भवन थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अलग बनाया, लेकिन वहाँ पर म्यूजियम में रखने लायक कुछ भी वस्तुएं थी नहीं उनके पास कि वहाँ पर उनकी जो कविताओं का संग्रह होता, उनका गद्य का जो संग्रह होता, वो अगर वहाँ पर होता तो जैसे बर्तवाल जी बता रहे हैं कि जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं या शोध करने वाले हैं तो वो आते जाते रहते, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आगे उम्मीद करते हैं सरकार से कि करेगी कुछ। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं सरकार से। इससे पहले मैंने एक प्रस्ताव और जनप्रतिनिधियों से और आपके माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया था कि उत्तराखंड साहित्य संस्थान जो है, जब उत्तराखंड में पिछले साल उत्तराखंड में साहित्य संस्थान बना तो मैंने ये निवेदन किया था कि ऐसे कवि का अगर सम्मान किया जाए तो उस साहित्य संस्थान का नाम चंद्र कुमार बर्तवाल साहित्य संस्थान रखा जाए। तो उसमें भी कई लोगों ने आश्वासन दिया। हमारे ये श्री या क्या चंद्र कुमार बर्तवाल शोध संस्थान देहरादून के श्री ये योगेंद्र सिंह बर्तवाल, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनका शरीर भी एकदम उतना कार्य नहीं करता। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के पास भी सरकार ने कोई ध्यान उस पर भी नहीं दिया। बाकी मेरा फिर निवेदन है गवर्नमेंट से कि ऐसे कवि की जो किताबें हैं, उनकी जो कविताएं हैं, BA में तो शायद गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चल रही हैं, लेकिन हम ये निवेदन करते हैं कि अगर ये जूनियर से इंटर क्लासेस तक भी जो है, अगर इनकी कविताएं, उनकी रचनाएं हिंदी में पाठ्यक्रम में दी जाएं तो यहाँ के बच्चों को भी पता होगा कि हमारे गढ़वाल में भी कोई चंद्र कुमार बर्तवाल थे। नहीं तो यहाँ किसी को पता ही नहीं है। जब लड़का BA ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ता है, पहले तो श्रीनगरी जाना पड़ता था, वहाँ सुनता है कि या तुम्हारे यहाँ कोई चंद्र कुमार बर्तवाल थे, तो उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है। पहले जो बच्चे गए बड़ा आश्चर्य होता था उनको, चंद्र कुमार बर्तवाल कवि और हमारे गढ़वाल में। लेकिन धीरे धीरे आप पता लगने लग गया। तो इसीलिए मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि प्राइमरी से और इंटर तक की कक्षाओं में भी इनकी कविताएँ पढ़ाई जाएँ, ताकि सब लोगों को पता लगे कि ये यहाँ के थे और इनकी इतनी रचनाएँ थी। तो बर्तवाल जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे कि उस समय जो जिस प्रकार से स्थितियां थी, और आपने जैसे बताया कि जो कवि चंद्र कुमार बर्तवाल बहुत ही अल्पायु में चले गए थे हमें छोड़कर,
तो उस समय जितनी मैच्योरिटी उनकी जो कविताएं, उनकी जो पंक्तियां हैं उनमें मुझे दिखती हैं। तो आज के नौजवान से अगर आप कंपैरिजन करें तो आज कहाँ वो नौजवान ठहरता है उनके सामने। जिस प्रकार आपने बोला वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे और इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा संकलन दे गए हमें। और आज का जो नौजवान है वो क्या सोचता है उनके बारे में, क्या उसको पता है उनके बारे में? नहीं, मेरा इसमें ये विचार है कि तीक्ष्ण बुद्धि आज के नौजवान में भी वही है, ऐसी बात नहीं है। आज का नौजवान भी या आज का बच्चा भी यहाँ बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि का है, लेकिन उसको थोड़ा रास्ता दिखाने की कमी है। और उनको ये मतलब उनको अगर ये कविताएं बनाई जाएं, पढ़ाई जाएं तो वो कुछ न कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा, अमूमन मैंने अपना अनुभव किया है कि यहाँ का बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है तब वो कहीं PhD वगैरह इन पे करना, तो करीबन 15-20 सालों से मेरे पास कई बच्चे आए, उनके बारे में पूछते हैं, किताबें मांगते हैं। तो देखा मैंने, उसके बाद तो लोगों में जिज्ञासा आती है, लेकिन संसाधन ऐसे नहीं है कि जिज्ञासा तभी आएगी जब निचली क्लासों से उन बच्चों को इनकी कविताएं पढ़ाई जाएंगी तो जिज्ञासा पूरी आएगी। और बाकी टैलेंट की बात है, टैलेंट की यहाँ कमी नहीं है, कोई कमी है नहीं, मुझे लगता है कोई कमी है नहीं। तो धन्यवाद बर्तवाल जी। जो सबसे कोर वाला जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर दिया बर्तवाल जी ने, जो उत्तर दिया उसका, तो वो यही है कि म्यूजियम वगैरह बने, पुस्तकालय बने, वो चीज़ तो बने, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही इनकी कविताएं बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं, ताकि बच्चे को छोटी सी उम्र से पता हो कि कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल कितनी बड़ी प्रतिभा के धनी थे। और हमारे बीच से उभरे हुए हमारे जो कवि थे, मात्र 28 वर्ष और 24 दिन की उम्र उनकी थी और उसमें हमें इतना बड़ा वो संकलन दे गए, तो उनके बारे में पता चले। तो माध्यमिक शिक्षा से ही अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की कविताएं अगर उनको उनके सामने दी जाए पाठ्यक्रम में, तो काफ़ी कुछ हो सकता है विकास। तो धन्यवाद बर्तवाल जी। धन्यवाद। अपने उद्गम को लौट रही अब बहना छोड़ नदी मेरी, छोटे से अणु में डूब रही अब जीवन की पृथ्वी मेरी। आँखों में सुख से पिघल पिघल, होठों में स्मृति भरता भरता, मेरा जीवन धीरे धीरे इस सुंदर घाटी में मरता। मेरा जीवन धीरे धीरे इस सुंदर घाटी में मरता।